हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का वेदास इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग एक सीरीज़ लेकर आए हुए हैं जिसमें हम लोग बाल विकास से संबंधित जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। जिसके पिछले सीरीज़ में हम लोगों ने 2014, 12 और 17 के हम लोगों ने देखे पेपर्स। तो आज हम लोग इसी श्रृंखला में लेकर आए हुए हैं 2019 में आया हुआ पेपर सीजी टेट का, जिसमें हम लोग देखेंगे बाल विकास से संबंधित यहाँ पर क्या क्या प्रश्न आए हुए थे और कैसे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से हमें इसे बनाना है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आप जो है इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में टोटल 30 प्रश्न आते हैं। इसका मतलब कि अगर आपने ये पूरा का पूरा वीडियो कवर कर लिया तो आपके 30 अलग अलग टॉपिक आपके यहाँ से पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट नहीं करते हैं। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे पहला प्रश्न जो कि है अकादमिक उत्कृष्टता के मांग के इस दौर में विद्यालयों में खेलकूद का समावेश। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है समय की बर्बादी, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है अकादमिक कार्यों से बहुत सा समय लेना, साथ ही साथ तीसरा ऑप्शन दिया गया है फुर्सत अथवा विश्राम के लिए समय देना, या चौथा व्यक्ति विशेष के समन्वित विकास हेतु। तो देखिए आज का जो दौर है वो अकादमिक उत्कृष्टता का दौर है, ठीक है, हम मान रहे हैं, लेकिन जो हमारा जो शिक्षा प्रणाली है वो इस तरीके से होना चाहिए ताकि जो है व्यक्ति का क्या हो, सर्वांगीण विकास हो, हर तरीके से वो जो है क्या हो उसमें विकसित हो सके। तो इसलिए जो है विद्यालयों में खेलकूद का समावेश जरूरी है। इससे क्या होगा कि व्यक्ति विशेष के समन्वित विकास हेतु ये क्या है, आवश्यक है। क्योंकि जब वो खेलकूद करता है यानी खेलता है तो वो सिर्फ खेलता नहीं है, खेलने के साथ साथ वो जो है और भी चीज़ों को समझता है, जैसे कि वो हारना सीखता है, वो जीतना सीखता है, वो टीम वर्क सीखता है, वो वहाँ पर एक और पॉइंट सीखता है कि कैसे किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये सारी चीज़ों को वो खेल कूद में वो समझता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला जो टॉपिक है कि 12 वर्षीय बालक के सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम स्थान कौन सा है। तो इसका ऑप्शन है आस पड़ोस, परिवार, खेल का मैदान या विद्यालय। तो देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 12 वर्षीय बालक की बात कर रहे हैं, है ना। हम जो है एक 12 साल का एक बच्चा, उसको कैसे आप सिखाओगे, सामाजिक विकास कैसे करोगे। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो होता है खेल का मैदान। खेल का मैदान जो है एक सर्वोत्तम जगह है किसी 12 साल के बच्चे के सामाजिक विकास के लिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है, अगर हम देखें अगला जो प्रश्न है वो है कुछ इस तरीके से कि बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या उपरोक्त सभी। अंतर्मुखी मतलब जो कि अपने ही अंदर बातों को रखे रहता है। बहिर्मुखी कहने का मतलब जो कि लोगों से मिलना जुलना जो कि क्या करता है, पसंद करता है। उभयमुखी कहने का मतलब जिसमें दोनों के थोड़े थोड़े गुण होते हैं। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि बाल्यावस्था में क्या होता है, जो बच्चे क्या होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। तो वो आप वो देखेंगे उन्हें, वो जो है बाहर की चीज़ों के लिए ज़्यादा जिज्ञासा होती है उनमें कि बाहर क्या चल रहा है। आप उन्हें कहीं घुमाने ले जाएंगे तो बाहर की चीज़ों को वो ज़्यादा वो समझेंगे, उनको अच्छा लगता है बाहर जाना, बाहर घूमना। तो इसलिए, और वो क्या होता है, वो बाहर के लोगों से भी मिलने, इंटरेक्ट करना उनको अच्छा लगता है, नई नई चीज़ों को देखना अच्छा लगता है। इसलिए उनका व्यक्तित्व किस तरीके का होता है, बहिर्मुखी होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब जो चौथा प्रश्न आया था वो था एक विद्यार्थी जो अर्धवार्षिक परीक्षा में क्या हो गया है, अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण मतलब हो गया फेल हो गया है। तो क्या होगा, मतलब आप क्या करोगे उस स्थिति में। कृपांक देखकर आप उसे पास कर दो। कृपांक मतलब आप जो है उसको ग्रेस मार्क दे दिए। पुनः परीक्षा का आयोजन मतलब उसके लिए फिर से पेपर करवाएंगे। कठिन अवधारणाओं को क्या करना, पुनः अध्यापन करना। मतलब जो कठिन कॉन्सेप्ट है या जो टॉपिक उसको समझ में नहीं आया या आपको लग रहा है
कि भाई उसने उस क्वेश्चन को छुआ ही नहीं या बनाया नहीं, तो आप क्या करो, उससे फिर से पढ़ा लो। अगला जो ऑप्शन दिया है, पालकों की व्यक्तिगत अध्यापन की व्यवस्था करने को कहेंगे, कि भाई पालक को बोलेंगे भाई आप उसके लिए कोई और टीचर अपॉइंट कीजिए जो व्यक्तिगत तरीके से, यानी इसका मतलब शॉर्ट में ट्यूशन लगवाइए, पर्सनल ट्यूशन, एक ट्यूटर आएगा उसको पढ़ाएगा। तो देखिए इसका सही जो आंसर होगा वो होगा कि सी, ऑप्शन सी, कठिन अवधारणाओं को का पुनः अध्यापन करके। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे लास्ट वाला ऑप्शन कि मैं ही लग जाता जी उसका ट्यूशन, ठीक है, तो स्कूल से जो कमाता तो कमाता, मैं उसको पर्सनल ट्यूशन से भी कमाता। तो ऐसा नहीं करना है। सही तरीका जो होता है एक टीचर के रूप में आपका दायित्व तो यह है कि आप जो है कठिन अवधारणाओं का क्या कीजिए, उसको फिर से पढ़ाइए, उसको समझाइए, नहीं समझ में आया तो उसे फिर और समझाइए। तो ये जो तरीका है आपका क्या होगा, बच्चों के विकास के लिए आवश्यक है। अब आते हैं अगला, और अगला प्रश्न ये है कि एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए कैसे अभिप्रेरित यानी मोटिवेट कर सकता है। तो किस तरीके से मोटिवेट कर सकता है, तो अनुशासन द्वारा, प्रश्न पूछकर, जिज्ञासा जगाकर या कहानी लेखन द्वारा। तो आप खुद इसको पढ़ते पढ़ते समझ गए होंगे कि जब बच्चे के में हम जिज्ञासा जगाएं कि भाई किसी टॉपिक को बताने से पहले हम उसके थोड़ा उपयोग को बता दें, कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कंप्यूटर आप बताना चाहते हो, कंप्यूटर समझाना चाहते हो, तो कंप्यूटर को थोड़ा सा ये बताओ कि भाई देखो आप चाहो तो कंप्यूटर के थ्रू कुछ काम कर सकते हो, फोटो डिज़ाइन कर सकते हो, लिख सकते हो। इस तरीके से आपने क्या किया, उसमें थोड़ा सा उसको ज्ञान दिया, उसके बारे में जिज्ञासा जगाए, तो उससे वो क्या होगा, मोटिवेट फील करेगा। इसलिए इसका सही आंसर होगा क्या, जिज्ञासा जगाकर आप क्या कर सकते हो, बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित कर सकते हो। अब देखते हैं अगला प्रश्न, और वो ये है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में अच्छी आदतें डालने में कैसे सहायक हो सकता है। मतलब एक जो टीचर होता है अपने बच्चों में अच्छी आदत कैसे डाल सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन द्वारा, एक आदर्श के रूप में, पुरस्कार तथा दंड के द्वारा, या उपरोक्त सभी। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि आप जो है अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो एक शिक्षक बनने के लिए ही पढ़ रहे हैं, तो आप इस बात का ख्याल रखना कि शिक्षक जो होता है वो अपने बच्चों पर सबसे ज़्यादा जो है क्या कर सकता है, प्रभाव छोड़ सकता है। तो आपको एक बहुत ही बेहतरीन मतलब आपको मौका मिलेगा, आप जब टीचर बन जाएंगे तो कि आप जो है कई सारे बच्चों में क्या कर सकते हो, प्रभावित कर सकते हो उन्हें। ये बहुत ही कम लोगों को मौका मिलता है और बहुत ही बड़ा दायित्व भी है। अब आते हैं इस पॉइंट पे कि आप क्या कर सकते हो, कैसे आदत डलवा सकते हो। तो देखो मैंने क्यों बताया कि आदर्श होता है, क्यों शिक्षक ही हर चीज़ को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, एक बच्चे को सही तरीके से प्रभावित कर सकता है। तो आप क्या करो, पाठ्य सहगामी क्रिया मतलब पाठ्य के साथ साथ और क्रियाएं करो, तो आयोजन करवा सकते हो, उससे जो इंटरेक्शन बढ़ेगा आपका बच्चों के साथ। आदर्श के रूप में आप जो है उनके सामने एक आदर्श के रूप में रहेंगे, और टीचर के रूप में सही समय पर आइए, सही समय पर जाइए, सही समय पर आप अपना क्लास कीजिए। तो ये जो आदर्श जब बनाएंगे तो उससे उनकी आदत अच्छी होगी, नहीं भी होगी तो सुधर जाएंगे। पुरस्कार तथा दंड के प्रयोग द्वारा आप समय समय पर उन्हें पुरस्कृत कीजिए। अगर कोई वो अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उन्हें पुरस्कृत कीजिए, अगर वो कोई बुरा कार्य कर रहे हैं या कोई कठिनाई या कोई गलती कर रहे हैं तो आप उन्हें दंडित भी कीजिए। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो जो है आप जो है उनकी आदतों को बदल सकते हैं, अच्छी आदत बना सकते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, कैसी भूमिका होनी चाहिए। तो अगर आप जो पिछले मेरे वीडियोस को देखा होगा आपने, तो मैंने एनसीएफ के बारे में वहाँ पर भी बताया था, जिसमें एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, एक सहायक और एक सरल भूमिका होनी चाहिए। शिक्षक कैसा होना चाहिए, इसके अनुसार 2005 एनसीएफ के अनुसार कि शिक्षक जो है एक सरल होना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं उसको समझ सके, मतलब उस शिक्षक को समझ सके, और बच्चों को अगर कोई भी कठिनाई आ रही है या कोई भी उनको दिक्कत है या कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, तो वो सहज तरीके से आसानी से वो शिक्षक तक पहुंच सके और उनसे वो जो अपने जो समस्या है उसका निदान पा सके। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी।
इसके बाद है अगला प्रश्न कि पियाजे के अनुसार बच्चा कब मूर्त चीजों के लिए ज्यादा तार्किक लेकिन अमूर्त विचारों का अभाव की अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो पियाजे कौन थे? पियाजे एक जो है मनोवैज्ञानिक थे, साथ ही साथ वो एक शिक्षाविद भी थे। उन्होंने जो है बच्चे के विकास के क्रम को 4 स्थिति में बांटा, मतलब 4 अवस्था में बांट दिया, जिसमें उन्हें अलग अलग अवस्था में उन्होंने पूरा का पूरा समझाया। तो जिस अवस्था की हम बात कर रहे हैं कि मूर्त चीजों के लिए ज्यादा तार्किक हो जाता है, साथ साथ अमूर्त चिंतन करते हैं, अमूर्त चीजों का चिंतन करता है, तो कौन सी अवस्था में करता है? तो वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और इसका अगर आप वर्ड्स जानेंगे तो 7 से 11 के बीच में ये जो है वर्ड्स के बीच में ये इस अवस्था में रहता है। इसके बाद है अगला प्रश्न, और वो है कि बालक में मानसिक मंदन की वजह क्या हो सकती है? मानसिक मंदन मतलब वो मानसिक रूप से मंद यानी कमजोर हो सकता है। तो कैसे हो सकता है, क्या क्या वजह? तो पहला वजह है गर्भाधान के समय क्रियाशील कारण, माता के गर्भ में क्रियाशील कारण, जन्म के बाद किसी दुर्घटना के फलस्वरूप, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी कि गर्भाधान के समय कोई क्रियाशील कारण है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर जो गर्भवती माता है, अगर उसने गर्भधारण के समय अगर उसने शराब पीकर किया होगा, तो वो शराब पीकर या कोई नशा लेकर किया होगा, मतलब नशा करके अगर उसने गर्भधारण किया होगा, तो वो जो है बच्चे के मानसिक विकास को क्या करता है? प्रभावित करता है। यही कारण है कि गर्भाधारण जब बोला जाता है कि अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो तो आप जो है शराब या किसी भी प्रकार के नशा का प्रयोग ना करें। माता के गर्भ में क्रियाशील कारण, इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो बच्चा गर्भ में है, तो गर्भ में होता है तो कोई भी कारण, मतलब माता को कोई चोट लग गया हो या कोई मानसिक टेंशन आ गया हो इस तरीके का, या फिर बहुत ज़्यादा अगर माता को कोई काम करवाया जाए तो उससे भी क्या होता है, कभी कभी बच्चों का जो बुद्धि में ये प्रभाव पड़ सकता है। और लास्ट है जन्म के बाद किसी दुर्घटना, मान लीजिए दुर्घटना हो जाए, किसी को सिर में चोट लग जाए या कोई भी ऐसी दुर्घटना जिससे उसको मानसिक रूप से क्या हो, प्रभावित कर जाए। तो इसीलिए इसका ऑप्शन डी जो सही आंसर होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि समस्यात्मक बालक से संबंधित कौन सा गुण सही नहीं है? सही नहीं है, ये बात ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है चोरी करना, क्रोध प्रकट करना, सामाजिक रूप से समायोजित हो जाना या झूठ बोलना। ठीक है, तो समस्यात्मक बालक कौन होता है? तो ये समझो, समस्यात्मक बालक वो होता है जो कि समाज में समस्या पैदा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, अपराध करता है, क्रोध प्रकट करता है, गुस्सा करने वाला होता है, नशा करके घूमने वाला होता है। ऐसे बच्चों को या ऐसे बालकों को समस्यात्मक बालक कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि गुण सही नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कि सामाजिक रूप से समायोजित नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर याद रखिएगा, क्योंकि बाकी सब तो गुण है, क्योंकि वो झूठ भी बोलता है, क्रोध भी करता है, चोरी भी करता है, नशा करता है, सब करता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है अगला प्रश्न कि अधिगम अक्षमता किन कारणों से हो सकता है? अधिगम अक्षमता कहने का मतलब कि सीखने की अक्षमता, मतलब बच्चा जो है किन कारण से वो किसी चीज को सीख नहीं पाता, कठिनाई क्यों होती है? तो क्या क्या कारण दिए देखो। पहला है वंशानुगत कारण, शारीरिक कारण, वातावरण संबंधी कारण, और लास्ट दिया गया है आपका उपरोक्त सभी। तो वंशानुगत ये भी एक कारण हो सकता है कि वंश के अकॉर्डिंग, वंशानुगत रूप से वो जो चीज़ों को नहीं समझ पा रहे, कठिनाई महसूस हो रही है। शारीरिक कारण वो भी एक कारण होता है, साथ साथ वातावरण संबंधी ये भी क्या होता है, एक कारण होता है ना। तो इसलिए इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। इसके बाद है प्रश्न 12 और ये क्या प्रश्न है, बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास में अभिवृत्ति शब्द का बालकों के व्यक्तित्व के किस पक्ष से संबंधित है? तो अभिवृद्धि कहने का मतलब होता है ग्रोथ,
तो ग्रोथ का जो संबंध होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है, शारीरिक होता है, ठीक है। अभिवृद्धि का संबंध, अभिवृद्धि को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोथ, और ग्रोथ का संबंध हमेशा किससे होता है, शारीरिक। इसका मतलब क्या होता है कि बालक जो है एक समय के साथ साथ जो है उसका शरीर का विकास होने लगता है। कैसे, जैसे उसका हाइट बढ़ता है, वजन बढ़ता है, ये इस तरीके से जो विकास होना वो क्या कहलाता है, आपका अभिवृद्धि। तो इसका संबंध किससे होता है, शारीरिक से, ठीक है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सी व्यू रचना समस्या केंद्रित है। किस व्यू रचना के जरिए आप जो है मतलब समस्या के लिए ही बनाया गया उसे। तो ऑप्शन है प्रयोजना, अन्वेषण, खोज, ठीक है। इसमें तीनों जो ऑप्शन है वो तीनों के तीनों क्या होंगे, सही होंगे। मतलब उपरोक्त सभी जो है किस लिए किया, व्यू रचना किस लिए किया जाता है, समस्या केंद्रित होते हैं तीनों के तीनों, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक की भूमिका के संबंध में सही है। तो देखिए, शिक्षक को समालोचनात्मक होना चाहिए, शिक्षक को अच्छे विद्यार्थियों का पक्ष लेना चाहिए, शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए, या शिक्षक का विद्यार्थियों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं नीति संगत। नीति संगत कहने का मतलब जो सरकार ने गाइडलाइन दिया है, तो सरकार के गाइडलाइन के अनुसार NCF 2005, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि शिक्षक की भूमिका जो है एक सहायक के रूप में होनी चाहिए, और सहायक कौन होता है, जो कि मित्र होता है। तो इसलिए आप ध्यान देना कि शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति कैसा होना चाहिए, मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए, ताकि जो है बच्चों के साथ घुल मिलकर वो उन्हें अच्छे से सिखा सके, और बच्चे भी जो हैं बहुत ही सहज तरीके से शिक्षक के साथ क्या कर सके, बात कर सके, और अपनी जो समस्या है उसका निदान प्राप्त कर सके। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है कि एक नवजात अपनी माता के स्पर्श की प्रतिक्रिया में मुस्कुराता है, रिस्पॉन्स है ना, प्रतिक्रिया मतलब, यह निम्न में से किस प्रक्रिया का उदाहरण है। तो देखो, जब बच्चे को उसकी माँ छूती है तो क्या होता है, वो मुस्कुराता है, यानी कि वो क्या हो रहा है, खुशी प्रकट कर रहा है। खुशी क्या होता है, एक प्रकार का इमोशन होता है, इसीलिए इसका आंसर होगा सामाजिक संवेगात्मक, ठीक है, का एक उदाहरण है ना। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है अगला प्रश्न कि एक बालक जिसकी शिक्षा की प्राप्तियां उस स्तर से कम है जिसके वह योग्य है, उसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो कहना क्या चाह रहा है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसका स्तर यहाँ पर है, वो इतना प्राप्त करने के योग्य है, लेकिन वो पा इतना रहा है, मतलब तो क्या उसको क्या बोलेंगे। तो ऑप्शन दिया प्रतिभाशाली बालक, तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक तो ज्यादा पाएगा। पिछड़ा बालक, अपराधी बालक, अपराधी तो है ही नहीं वो जो। विकलांग बालक, तो उसका संबंध तो किसी और चीज से है। इसका सही आंसर होगा पिछड़ा बालक। पिछड़ा बालक मतलब कि भाई ऐसा बालक जो अपने उम्र के लोगों के जितना, यानी जो उम्र के लोग जो काम कर सकते हैं, जिस उम्र का वो है वो काम कर सकते हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, है ना। वो उस जितनी उसकी योग्यता है उसके नीचे स्तर का भी वो कार्य नहीं कर पा रहा है। तो इस टाइप के बच्चों को क्या बोला जाता है, पिछड़ा बालक। ये आपको याद रखना है। इसके बाद है प्रश्न 17। ये क्या कह रहा है भाई, एनसीईआरटी की नवीनतम पाठ्यचर्या की रूपरेखा अस्तित्व में आई, कब आई नई वाली। तो ऑप्शन है 2000, 2004, 2005 और 2006। तो देखिए एनसीईआरटी क्या है, तो एनसीईआरटी जो एक संस्था है जो क्या करता है, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, पूरे देश भर के जो पाठ्यपुस्तक उसको क्या करता है, ये डिज़ाइन करता है कि भाई बच्चों को क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उसका पूरा एक पुस्तक जैसे तैयार होता है। ये पुस्तक तैयार करने की जिम्मेदारी और ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी किसकी होती है, एनसीईआरटी की होती है।
तो इन्होंने जो पाठ्यचर्या लाया था ये आया था 2005 में, ठीक है। तो 2005 में ये आया हुआ था, ठीक। देखिए हम अभी 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उसका जो व्यापम ने जो आंसर लिया उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आंसर्स कर रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि एक 11 वर्षीय बच्चे से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए क्या है भाई कि समूह में खेलने के लिए अग्रसर रहता है, उसमें नेतृत्व के गुणों का विकास हो सकता है और अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ापन प्रकट करता है, और लास्ट ऑप्शन है उसके व्यवहार पर समूह का प्रभाव होता है। तो हम लोग किस उम्र के बच्चे की बात कर रहे हैं तो वो समझिए पहले 11 वर्ष, और हमें क्या देखना है, हमें सही नहीं है देखना है, मतलब इनमें से क्या चीज़ सही नहीं है। तो देखिए समूह में खेलने के लिए अग्रसर रहता है, तो आप 11 साल के बच्चे को देखे होंगे वो समूह में खेलता है अपने दोस्तों के साथ, उसमें नेतृत्व गुणों का विकास होता है, वो नेतृत्व करने लग जाता है, बच्चों को बुलाना, अपने दोस्तों को बुलाना, चलो खेलते हैं, तो ये क्या है नेतृत्व का गुण। उसके व्यवहार का समूह पर प्रभाव पड़ता है ना, कि अपने दोस्तों से वो सीखने लग जाता है, कई कई बातें वो ऐसे करने लग जाता है जो आपने कभी ना सिखाई हो, ठीक है। आपके बच्चों को कौन सिखाता है, उसके मित्र जिस समूह में वो रहता है। इसलिए इसका सही नहीं, मतलब संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ापन प्रकट करना। आप देखे होंगे 11 साल का बच्चा जो अजनबियों के साथ वो चिड़चिड़ाता नहीं है ना, वो अजनबियों से चिड़चिड़ा कर वो जो है गुस्सा नहीं करता, ठीक है। इसलिए इसका आपको ध्यान रखना है, ये है ऑप्शन सी। अब है अगला प्रश्न जो कि दिया हुआ है कि यदि बालक में अधिगम अक्षमता इसका मतलब सीखने में क्या होना, कठिनाई होना का संबंध संवेदन तथा गामक तंत्र में आए दोष से है, तो किस प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब इस तरीके की अक्षमता हो यानी कि अधिगम अक्षमता हो, तो इसमें आप ध्यान रखना स्ट्रॉस लाहिटिनेन और क्रिकशैंक परसेप्चुएट मोटर प्रोग्राम है, इसका उपयोग किया जाता है। इसके थ्रू क्या किया जाता है, उसको जो है दोष को दूर किया जाता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। अब अगला प्रश्न है कि श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयोग किया है। श्रवण बाधित मतलब जिनको सुनाई नहीं देता उनको, तो यंत्र का प्रयोग करना चाहिए, ब्रेल लिपि का उपयोग करना चाहिए, सांकेतिक भाषा का उपयोग करना चाहिए, या फिर सभी। तो देखिए ब्रेल लिपि जो है वो जो अंधे बालक होते हैं यानी जिनको दिखाई नहीं देता, अंधत्व जिनमें होता है, उनके लिए काम आता है। यंत्र जो है हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन सांकेतिक भाषा जिनको सुनाई नहीं देता, आप उन्हें सांकेतिक भाषा मतलब साइन लैंग्वेज में आप बात कीजिए, वो चीज़ों को समझने लग जाते हैं। इसलिए तो सबसे अच्छा जो तरीका है वो क्या है, सांकेतिक भाषा। अगला जो प्रश्न है कि विलियम किलपैट्रिक को शिक्षण के किस विधि में योगदान के लिए जाना जाता है। तो किस विधि में, यानी किस विधि को विलियम किलपैट्रिक ने क्या किया है, इन्होंने बनाया है, या इनका जो है क्या करना चाहिए, इसको लेकर आए थे। तो देखिए विलियम किलपैट्रिक है, इन्होंने जिस विधि को लेकर आया उस विधि का नाम है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि जो है, इस विधि में क्या किया जाता है कि बच्चों को कुछ समय के लिए 8 दिन 10 दिन या कुछ महीनों के लिए क्या किया जाता है, एक कार्य दिया जाता है, और उस कार्य के माध्यम से जब वो बच्चा वो कार्य करता है तो वो जो है उन समस्याओं को क्या करता है, ठीक करता है, और वो चीज़ों से वो बहुत अच्छे से क्या करता है, सीखता है। तो इसे ही क्या कहा जाता है, प्रोजेक्ट विधि। ये सीखने का विधि है जिसे किसने दिया था, विलियम किलपैट्रिक ने दिया था। इसी कारण आजकल आप देख रहे होंगे कि जितना हम सभी अपने उम्र में मतलब अपने बचपन में जितना प्रोजेक्ट हमने नहीं किया होगा, आजकल के जो बच्चे हैं वो एक से एक प्रोजेक्ट करते रहते हैं। कभी कंप्यूटर का प्रोजेक्ट, कभी जंगल का प्रोजेक्ट, कभी किसी क्या बोलते हैं योजना, जैसे कि मिसाइल का प्रोजेक्ट, अलग अलग मिसाइल्स का, तो वो डिज़ाइन बनाते हैं। तो ये सब जो प्रोजेक्ट विधि जो है किसने लाया था, विलियम किलपैट्रिक ने। अब देखते हैं अगला। तो यहाँ पे जो 22वां सवाल किया गया था, ये सवाल जो है आपका दिया गया है कि
किशोर अवस्था को सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित करने वाला एक शब्द परिवर्तन है। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक है। यह कथन किसने कहा था? ठीक है, तो यह कथन जिसने कहा था उनका नाम था विगी एवं हंट का। इन्होंने ही ये कथन कहा था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऐसे कथनों को लेके कि कौन से मनोवैज्ञानिक या शिक्षाविद ने कौन सा कथन कहा हुआ है, हम इसका जो है एक अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको अलग अलग पूरा जो भी इम्पॉर्टेंट कथन है, जो इम्पॉर्टेंट कोट्स हैं, हम उसको जरूर उस पर बात करेंगे ताकि आपको एक ही जगह पर स्ट्रक्चर वे में आपको सारा का सारा चीज़ प्रोवाइड हो जाए। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे कि बच्चों को उनके व्यवहार के चिन्हों जैसे तनाव, बेचैनी और हकलाने से जाना जा सकता है। तो देखो, तनाव, बेचैनी और हकलाना, ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये तीनों के तीनों जो हैं इमोशंस हैं। और ये कैसे आ रहा है? ये खुद से तो नहीं आता, ये बाहर के वजह से क्या होता है, किसी इंसान या किसी बच्चे के में आता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, क्योंकि संवेग क्या होता है? संवेग जो है, संवेग उद्दीपक कब होता है, कब आपके आप बच्चे के में संवेग उत्पन्न होता है? जब बाहर से कोई क्या हो, बाहर से कोई प्रभाव पड़े, तब उसके में क्या होता है? संवेग उत्पन्न होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो इसका आंसर क्या होगा, संवेगों के चिन्ह है कौन से? तनाव, बेचैनी और हकलाना। ठीक है, अब देखते हैं 24वें नंबर का प्रश्न जिसमें दिया हुआ है 5 वर्ष का बच्चा पहली बार चिड़ियाघर में ऊंट को देखकर कहता है, क्या कहता है? घोड़ा। यह उदाहरण संज्ञानात्मक योजना में किस सुधार की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है? तो इसका जो व्यापम ने जो आंसर लिया है वो है आपका समावेशीकरण। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊंट, बच्चा जो है पहले ऊंट को देखता है और क्या बोल देता है? घोड़ा बोल देता है, क्योंकि वो घोड़े को जानता है, ऊंट को वो नहीं जानता। लेकिन उसको घोड़ा याद है तो वो घोड़े को ऊंट से कोरिलेट नहीं कर पा रहा है कि भाई घोड़ा अलग चीज़ होता है, ऊंट अलग चीज़ होता है। ऊंट जो है ऊंट है और घोड़ा घोड़ा है। वो क्या कर रहा है? वो बस देख रहा है कि 4 पैर हैं, थोड़ा बहुत उसी की तरह दिख रहा है, तो उसको क्या बोल दिया उसने? घोड़ा बोल दिया। तो ये जो सुधार की प्रक्रिया किसको दर्शाती है? समावेशीकरण को दर्शाती है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, उपलब्धि, रुचि, अभिप्रेरणा या सीखना। ठीक है, तो देखिए अनुभव के अनुसार ही क्या होता है? आदमी सीखता है, इंसान जीवन भर सीखता है। ठीक है, और कैसे सीखता है? अपने अनुभवों के अनुसार वो सीखते रहता है। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा? सीखना। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे कि यहाँ पे दिया गया है कि प्रथम किंडरगार्टन प्रारंभ किया गया किसने? किंडरगार्टन मतलब जो केजी होता है, क्लास 1 से पहले की कक्षा जो है किसने शुरू की? तो इसका आंसर है फ्रेडरिक फ्रोबेल। इनका नाम याद रखिएगा, फ्रेडरिक फ्रोबेल। इन्होंने इसको शुरू किया था और इन्होंने ही बताया कि बच्चे जो होते हैं, बच्चों को अगर खिलाया जाए, इट मीन्स बच्चों को अगर खेल खेल में चीज़ें सिखाया जाए तो वो जो है बहुत अच्छे तरीके से क्या है, कोई भी चीज़ को सीखते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो केजी के क्लासेस होती उसमें उनको पढ़ने के लिए, इसका मतलब उनको पढ़ने के लिए किताबें नहीं दी जाती, उनको मेजर जो उनका पढ़ाई होता है वो खेल खेल से रिलेटेड होता है। उनको खेल खेल में चीज़ें सिखाई जाती है ना, उनको उसी से रिलेटेड छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी करवाए जाते हैं ताकि वो चीज़ों को सीख सकें। तो इसलिए इसका आंसर याद रखिएगा फ्रेडरिक फ्रोबेल। और इनका बात भी याद रखिएगा, खेल खेल में बच्चे अच्छे से सीखते हैं। अब है 27वां प्रश्न है कि बेसिक शिक्षा या नई तालीम को और क्या कहा जाता है या अन्य नाम क्या है? तो ऑप्शन है अनिवार्य शिक्षा, नई शिक्षा नीति,
वर्धा शिक्षा योजना या सर्व शिक्षा अभियान। तो देखिए बेसिक शिक्षा या नई तालीम जो है ना किस पर बेस्ड था, तो इनका नाम याद रखना, वैसे सबको इनका नाम पता है और इनका नाम है गांधी जी। ठीक है, गांधी जी जो थे वो बच्चों के बुनियादी शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर देते थे। उनका एक मत था कि बुनियादी शिक्षा जो है यानी कि जो बच्चों की जो प्राथमिक शिक्षा है वो बहुत अच्छे से होने चाहिए, क्योंकि अगर आप जो है उनका बेस बहुत अच्छा तैयार कर लेते हैं तो इमारत बहुत अच्छा बनेगा। इसका मतलब उनका जो भविष्य है वो बहुत अच्छा उज्जवल हो। तो गांधी जी का ये मानना था, और गांधी जी के इसी शिक्षा योजना या इसी बुनियादी शिक्षा को जो वो बोलते थे, इसे ही क्या बोला जाता है, वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये नाम भी याद रखिए, वर्धा शिक्षा योजना भी याद रखिए, और ये नाम तो याद रखिए। इसके बाद जो हम प्रश्न देख रहे हैं कि मानसिक विकास के पक्ष हैं, मानसिक विकास के क्या क्या पक्ष हैं। तो मानसिक विकास का पक्ष क्या है, संवेग, बुद्धि, भाषा, तीनों के तीनों क्या होते हैं, शामिल होते हैं। संवेग मतलब इमोशंस पे आपके कंट्रोल अच्छा खासा होना चाहिए, आपकी बुद्धि की अच्छी पकड़ होनी चाहिए, मतलब आप चीज़ों को जल्दी जल्दी सीख सके। अब भाषा का पकड़ होना चाहिए, ताकि आपके मन में जो चल रहा है या जो आप कहना या समझाना चाहते हैं उसको सही शब्दों में सही तरीके से आप जो क्या कर सको, संप्रेषित, इसका मतलब कम्युनिकेट कर सको। तो इसीलिए जो मानसिक विकास के पक्ष में तीनों आता है ना, इमोशन, इंटेलिजेंस एंड लैंग्वेज, संवेग, बुद्धि और भाषा, इस बात का आपको ख्याल रखना है, ऑप्शन डी। अब आते हैं इसके अगले प्रश्न पे, और ये है आपका प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के लिए क्या आवश्यक है। तो ऑप्शन है प्रेरणा, बाधा, निरर्थक प्रतिक्रियाएं और उपरोक्त सभी। तो देखिए प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के लिए जो है तीनों की तीनों चीजें क्या है, आवश्यक है। एक तो प्रेरित होना जरूरी है, प्रेरणा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जब तक बच्चा या हम भी इस उम्र में भी अगर कोई प्रेरणा कोई ना मिले, कोई एक प्रेरणा होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही क्या है सीखने की क्या करता है, कोशिश करता है। बाधा अगर आती है उसमें तो फिर उसको पार करने की कोशिश, निरर्थक प्रतिक्रियाएं मतलब उसको कोई प्रतिक्रियाएं मिलती है, तो इसलिए जो है इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब आते हैं इस पेपर का सबसे लास्ट प्रश्न, और इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि एक बालक है जिसकी बुद्धि लब्धि है 85, उसे वर्गीकृत किया जाएगा सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, मंद बुद्धि या सामान्य से अधिक बुद्धि। तो सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि आखिर बुद्धि लब्धि होता क्या है। तो देखिए बुद्धि लब्धि क्या होता है, बुद्धि लब्धि को इंग्लिश में IQ भी बोला जाता है, इंटेलिजेंस कोशेंट बोला जाता है इसे। ये क्या होता है, ये जो अंकीय मान है ना, कई सारे क्या हुए, कई सारे प्रयोग हुए, परीक्षण हुए पहले, और उसके अकॉर्डिंग क्या कर दिया गया, एक स्ट्रक्चर बना दिया, क्या अंकीय मान निर्धारित कर दिया गया कि भाई जिसका IQ इस नंबर तक होगा वो ये व्यक्ति होगा, इस नंबर तक होगा तो वो व्यक्ति होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या उसमें मान निर्धारित किया गया था। तो इसे देखिए ऐसा है, 80 से 90, 90 से 100, और एक सेकेंड, हाँ 80 से 90 याद रखिएगा, है ना, 80 से 90, 90 से 110, 110 से 120 और 120 से 140। और इसमें यह बताया गया कि जिसका IQ अगर 80 से 90 के बीच में होगा तो वो मंद बुद्धि का होगा, अगर 90 से 110 के बीच में होगा तो वो समान बुद्धि का होगा, सामान्य बुद्धि वाला होगा, और इसके बाद अगर वो 110 से 120 के बीच में उसका बुद्धि लब्धि है तो सामान्य से अधिक
और जिसकी बुद्धि लब्धि जो है 120 से 140 के बीच में होगी वो श्रेष्ठ बुद्धि वाले कहलाएंगे। तो ये क्या किया, ये जो है बुद्धि लब्धि इस तरीके से बांट दिया। तो इस तरीके से अगर हम आंसर देखें कि जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है तो इस अकॉर्डिंग वो क्या होगा, वो एक मंद बुद्धि बालक होगा। तो इस तरीके से क्या है, हमारा ये 300 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होता है। और जैसा हमने देखा था, हमने वादा किया था शुरू में कि यहाँ पर आपको 30 अलग अलग टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। और अगर अभी तक आप इस वीडियो के अंत तक बने हुए हैं तो डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें, पूरी की पूरी चीज़ें क्लियर हुई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, अपने तैयारी को अच्छे रखने के लिए, अच्छे करने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए ताकि आपसे कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जिससे थ्रू आप अपना जो अचीवमेंट पा सकते हैं, यानी कोई पोस्ट पा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।